जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले क्लास में अपने एक मतलब 3 चैप्टर को हम कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने जय प्रकर्म चैप्टर को शुरू किया। जय प्रकर्म में हमने पोषण को पढ़ा, पोषण के बाद पाचन को समझा, पाचन के बाद श्वसन को समझा, श्वसन के बाद आज अपने हम लास्ट लेक्चर जो कि लास्ट जय प्रकर्म का लास्ट टॉपिक है, जो चौथा चैप्टर है हमारा, उस चौथे चैप्टर में हम क्या समझने जाएंगे? तो चौथे चैप्टर में उत्सर्जन को समझेंगे और उत्सर्जन को समझकर आज के क्लास में, आज तो नहीं कल के क्लास में इसको फिनिश करें। लेकिन आज उत्सर्जन में हमें कुछ ज्यादा समझना है, लिखना कम समझना ज्यादा है हमें आज के क्लास में, और समझने के प्रयास में हम आगे बढ़ेंगे और एक एक चीज को समझने का आज प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात आप लोगों के सामने हम शुरू करने जा रहे हैं उत्सर्जन को। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग उत्सर्जन को बहुत ही अच्छे से, एक बारीकी रूप से समझने का प्रयास करेंगे, समझकर समझ को समझेंगे। ठीक है, तो समझने के लिए पढ़िए, कामयाब होने के लिए पढ़िए और कोशिश करते रहिए। कोशिश करने से मत डरिए। जिंदगी में कोशिश करते रहना है, कोशिश करने से कभी नहीं डरना है। और किसी ने क्या खूब ही लिखा है कि तेरी कामयाबी पर तारीफ और तेरी कोशिशों पर ताना होगा। तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरी कोशिशों पर ताना होगा। तेरे सुख में जमाना और तेरे दुख में तो कुछ लोग होंगे। ठीक है, तो मतलब एक लाइन कहा जाता है कि तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरे कोशिशों पर ताना होगा, तेरे दुख में कुछ लोग तो तेरे सुख में जमाना होगा। तो जो कुछ लोग तेरे दुख में साथ दे वो उससे याद रखना है। तो हमेशा इस चीज को अपने पॉइंट ऑफ व्यू में उतार के रखना है और एक एक चेहरा याद रखना है, कौन चेहरा क्या किया है नहीं किया है। बस कामयाब होने की देरी है, कामयाब होंगे, उस चेहरे को याद रखें। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को बिना किसी देरी के साथ अपने क्लास को हम शुरू करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, एक एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं। तो श्री राम का नाम लेकर आज अपने हम क्लास को शुरू करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है उत्सर्जन। हमारा टॉपिक क्या है? उत्सर्जन। हम उत्सर्जन को समझें। उत्सर्जन, सबसे पहली बात, उत्सर्जन होता क्या है बालक? उत्सर्जन को समझना मतलब उत्सर्जन है क्या? उत्सर्जन की अगर हम बात करते हैं तो उत्सर्जन है क्या, उत्सर्जन से हम क्या समझते हैं क्या नहीं। तो देखो होता क्या है, हमने क्या पढ़ा था, हमने जो भी क्रिया पढ़ी, हम खाएं, पचाएं, सांस लिए, सब कुछ किए, सांस निकाले, मतलब तरह तरह की क्रियाएं हमारे शरीर में हो रही है। अब अगर हम बात करते हैं हमारे शरीर में कुछ खाने, अब खाने के बाद हमारे शरीर में कुछ बचा, कुछ अनपच पदार्थ हो गया, कुछ पच गया और कुछ नहीं पचा, और उसको हम निकाल देते हैं। हम सांस लेते हैं, शुद्ध सांस लिया, अशुद्ध सांस को निकाल दिए। तो तरह तरह की क्रियाएं हमारे शरीर में होती रहती है। और जब तरह तरह की क्रियाएं हमारे शरीर में होती रहती है और जिस क्रिया के द्वारा हम उसे निकाल देते हैं उसी को तो कहते हैं उत्सर्जन। मतलब क्या, अगर हम बात करें कि जीव के शरीर में या जंतु के शरीर में जो भी उपापचयी पदार्थ है, उपापचयी मतलब जो पचा नहीं है, उस पदार्थ को हम जब निष्कासन करते हैं, निष्कासन के विधि को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है बालक, उत्सर्जन किसे कहा जाता है? तो उत्सर्जन उसी को कहा जाता है जब हम किसी चीज को खाते हैं, खाने के बाद वो अनपच हो जाता है, अनपच होने के बाद जो भी चीज शरीर से हमारे निकलती है, सिर्फ अगर हम बात करते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, मतलब वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर से, जो खराब चीज होता है वो हमारे शरीर से निकलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बाथरूम कर दिए निकल गया, वो नहीं, हम टॉयलेट कर दिए निकल गया, अन्यथा ये चीज नहीं, सिर्फ वही हमारा उत्सर्जन नहीं कहलाता है। हम जो सांस को छोड़ते हैं वो हमारा उत्सर्जन, हम लोग जो नाक से नेटा निकाल दिए वो हमारा उत्सर्जन है। तो तरह हमारे शरीर से पसीना जा रही है, वो क्या है? उत्सर्जन है। तो तरह तरह की चीजें जो हमारे शरीर में हो रही है वो क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। तो यहां तक आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब समझने का इस पर थोड़ा सा विशेष फोकस करिएगा और जानने का प्रयास करिएगा। अगर मैं आप लोगों के सामने बात करूं तो थोड़ा सा आप लोग खाली उत्सर्जन को लिखिएगा और उत्सर्जन को लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, उत्सर्जन में क्या लिखिएगा? जीवों के शरीर से, जीवों के शरीर से, इससे जीवों के शरीर से उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप, उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप अपशिष्ट अपशिष्ट पदार्थों का, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, अपशिष्ट पदार्थों का क्या बालक? अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है बालक? उत्सर्जन कहलाता है।
उत्सर्जन कहलाता है। बालक समझिए, थोड़ा गौर से देखने का प्रयास करिए। मतलब जब हमारे शरीर में उपापचयी क्रिया होती है, उपापचयी क्रिया का मतलब हम सांस लिए, सांस का जुड़ना, निकलना, खाना खाना, टोटल क्रिया क्या कहलाती है? उपापचयी क्रिया कहलाती है। टोटल जो हमारी क्रिया में एक्टिव रहती है उसे हम उपापचयी क्रिया कहते हैं। और उपापचयी क्रिया के बाद हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल बचता है, जो खराब चीज बचता है, उसे हम निष्कासन करते हैं, निकाल देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे क्लास में कोई बच्चा बैठा हुआ है, जस्ट सपोज, उस बच्चे को क्या किया, बाहर निकलो, क्या किया, बाहर निकलो। तो बाहर निकले तो हम उसको क्या कर दिया, निष्कासन कर दिया। और वो लड़का था क्या, वो लड़का उत्सर्जी पदार्थ था। उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ मतलब हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल है वो उत्सर्जी पदार्थ। तो हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन वो क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब देखिए होता क्या है, हमारे शरीर में जो होता है, अब हम लोग पानी को निष्कासन करते हैं, यूरिन के माध्यम से निकाल देते हैं, जल को मतलब पेशाब के माध्यम से हम पानी को निकालते हैं। अच्छा, पेशाब के माध्यम से जो हम पानी को निकालते हैं तो हम वो हमारा क्या है, वो क्या क्रिया है, वो भी उत्सर्जन की क्रिया है। लेकिन वो होती क्यों है, तो वो इसलिए होती है कि हमारे शरीर में जल का संतुलन बना रहे, इसलिए होती है। अब जल का संतुलन हमारे शरीर में बहुत जरूरी है, चीज है, याद रखिएगा। हमारा शरीर खून की कमी को बर्दाश्त कर सकता है, बट जल की कमी को या पानी की कमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो हमारा शरीर जो है जल का संतुलन को बनाए रखने के लिए निष्कासन की क्रिया करती है, जिसे हम क्या करते हैं, जिसे हम उत्सर्जन कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। एक चीज समझना बालक और एक चीज जानने का प्रयास करना, हमारे शरीर में सबसे प्रमुख जो उत्सर्जी पदार्थ है, जो चीज हम उत्सर्जन करते हैं, वो सबसे प्रमुख उत्सर्जी, अगर बात करते हैं उत्सर्जी पदार्थ, क्या बात कर रहे हैं, सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ, सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी, सबसे प्रमुख क्या बात कर रहे हैं, सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ की बात कर रहे हैं। तो बालक याद रखना, हमारे सबसे प्रमुख हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हम लोग जो निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो अशुद्ध निकालते हैं वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और हमारे शरीर में सबसे, अगर बात करते हैं सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ। अच्छा ठीक है, अब यहां तक आशा करते हैं समझ में आया होगा। एक चीज याद रखना, अगर हम आप लोग के सामने बात करें तो हमारा जो उत्सर्जी अंग जो है, हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग भी तो होना चाहिए। जैसे हम बात करें उत्सर्जी अंग में, हमारा त्वचा की बात करें, उत्सर्जी पसीना को निकालता है। हम फेफड़ा की बात करें तो फेफड़ा हमारे सांस को, मतलब जो सांस होता है वाष्प को निकालता है, बलगम को निकालता है, ठीक है। अगर हम बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत हमारे अनपच जो भोजन है उसको निकालने का प्रयास करता है। अगर हम वृक्क की बात करें, लिवर, यकृत की बात करें तो यकृत जो है एमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है। और अगर हम बात करें वृक्क की, तो वृक्क हमारे शरीर में क्या करता है, वृक्क यूरिया को जो हम गॉल यहाँ पर भेज देता है, मूत्राशय में भेज देता है, मूत्राशय मूत्र मार्ग के द्वारा निकल जाता है। तो तरह तरह की चीज को समझिए एक एक करके। देखिए हमारे शरीर में क्या होता है, उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन की क्रिया में संलिग्न कौन होता है, उत्सर्जन अंग होता है। उत्सर्जन अंग क्या होता है, जिस माध्यम से हम जिसको निकाल देते हैं उसको क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। उत्सर्जी पदार्थ जो निकलता है वो उत्सर्जी पदार्थ होता है। जैसे क्लास में किसी भी बंदे को हम निकाल दिए, निकलो बाहर, तो उसको निकाले, निष्कासन किए, तो उसका उत्सर्जन कर दिए हम लोग, ठीक है। उत्सर्जन के बाद अगर हम बात करते हैं तो किसका निकाले, तो उस बंदे का निकाले तो वो उत्सर्जी पदार्थ हो गया। और उत्सर्जी पदार्थ के बाद अगर हम बात करें तो कहां से निकाले, क्लास से निकाले, तो क्लास से जब निकाले तो क्लास क्या कहलाया, उत्सर्जी अंग कहलाया। तो उत्सर्जी अंग आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया। यहाँ तक कोई परेशानी और कोई दुविधा आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। उत्सर्जी अंग यही है। उत्सर्जी अंग का मतलब क्या होता है बालक, उत्सर्जी अंग का मतलब होता है जो निकालने में सहायक करे, जो अंग निष्कासन करने में सहायक हो, वो उत्सर्जी अंग कहलाता है। तो उत्सर्जी अंग की अगर हम बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं हम, उत्सर्जी अंग की आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिएगा उत्सर्जी अंग में सबसे पहला आता है, अगर हम बात करते हैं तो उत्सर्जी अंग में आप लोगों के सामने अगर मैं डिस्कस करूं तो उत्सर्जी अंग में हमारा सबसे पहला आता है त्वचा। त्वचा क्या आती है, त्वचा आती है। त्वचा माने क्या होता है बालक, त्वचा माने होता है स्किन। स्किन क्या चीज का निष्कासन करती है, स्किन जो है पसीना का निष्कासन करती है। पसीना की बात करें, पसीना के बाद हम बात करें तो नमक,
नमक का भी निकालती है। नमक कैसे भैया? नमक तो पसीना के माध्यम से नमक का निष्कासन करती है ना। हाँ एकदम, नमक का निष्कासन करती है। तो त्वचा किसकी निष्कासन करती है? नमक का निष्कासन करती है और पसीना का निष्कासन करती है। अगर हम फेफड़ा की बात करें तो फेफड़ा, हमारा जो फेफड़ा है तो फेफड़ा क्या करती है? फेफड़ा जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को निकालती है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद अगर हम बात करें तो फेफड़ा जो है बलगम को निकालती है, वाष्प को निकालती है। किसको निकालती है? वाष्प को निकालती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बलगम, ए भैया बलगम क्या होता है? बलगम समझना थोड़ा सा। देखो, त्वचा हम बात कर रहे हैं तो त्वचा हमारे शरीर से किस चीज का निष्कासन करती है? तो त्वचा हमारे शरीर से पसीना का निष्कासन करती है। और त्वचा की अगर हम बात करते हैं, त्वचा हमारे शरीर से नमक का निष्कासन करती है। अगर हम फेफड़ा की बात करते हैं, फेफड़ा हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर वाष्प का, और फिर जो है बलगम। बलगम को समझिएगा, हमारे शरीर में बलगम क्या होता है? बलगम मतलब जैसे खखासों को देखेंगे, एकदम गढ़ा चिपचिप, क्या होती है? शरीर से निकलती है ना, खो 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 करके बूढ़ा सब देखते होंगे, निकाल देते होंगे। ठंडा के समय में अक्सर लोगों को बलगम हो जाता है, करके निकालता है। तो फेफड़ा निकालता है। हम लोग अक्सर देखते होंगे कि निकाल तो रहा है भैया, मुंह मुंह निकाल रहा है, ऐसे नाक देखिए, ऐसे कस के मारते हैं तो कस के मारे तो निकल गया। निकलने के बाद बलगम देखते हैं। बलगम, वो बलगम क्या है? बलगम कुछ नहीं है, वो बलगम नेटा, जो नेटा का महंगा एकदम चिपचिपा पदार्थ होता है, वही बलगम कहलाता है। क्या कहलाता है? बलगम कहलाता है। अब देखो, एक्चुअली में हम लोग प्रेशर जो मारे वो कहां से प्रेशर आ रहा है? वो हमारा प्रेशर फेफड़ा से आ रहा है। तो सबसे बड़ा रोल इसमें किसका आया? हम लोग कहां से निकाले? तो हम लोग निकाले फेफड़ा से निकालने का प्रयास किए। फेफड़ा में क्या? फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, जैसा कि हम लोग पढ़ लिए हैं। वाष्प को निकालता, वाष्प को निकाला हमारे शरीर से। अच्छा, तो फेफड़ा का भी रोल हमारे शरीर में बहुत अच्छा खासा है। उसके बाद बड़ी आंत की बात करें, किसकी हम बात करते हैं? बड़ी आंत की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो बड़ी आंत की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा देखिएगा, बड़ी आंत। देखिए देखिए वगैरह वगैरह, ये सब चीज में शर्माना नहीं चाहिए। लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, नेटा वगैरह, बलगम वगैरह, ये सब चीज में शर्माना नहीं चाहिए। शर्माने की बात इसमें कोई नहीं है। जो है, जो एक्चुअल है, हमारे शरीर से नेटा निकलता है, खखार निकलता है। तो खखार क्या है? बलगम ही है और कुछ नहीं है, बस। तो आगे चलिए, आगे चलते तीसरा नंबर को देखते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा नंबर हमारे शरीर में बड़ी आंत। बड़ी आंत उत्सर्जी अंग है। अच्छा, अगर बड़ी आंत की बात करते हैं, आप लोग समझिएगा, थोड़ा सा डिस्कस करिए, करते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे शरीर में टोटल क्रिया होती है, पाचन की क्रिया। पाचन क्रिया में जब हम खाना को खाएं, खाना अमाशय में गया, अमाशय में 3 तरह का रस उसमें मिला, एमाइलेज, पेप्सिन, HCl, सॉरी म्यूकस, HCl और पेप्सिन उसमें मिला। उसके बाद मिलने के बाद वो गया हमारा छोटी आंत में, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में। बड़ी आंत क्या करता है? जो भी अनपच रहता है उसको बाहर भेज देता है, और वो हमारे किस माध्यम से? तो हमारे बाथरूम के माध्यम से निकल जाता है, ठीक है। तो बड़ी आंत जो है अनपच पदार्थ को निकालता है। अनपच पदार्थ कहने का मतलब तुम लोग समझ रहा है थोड़ा सा? अनपच पदार्थ का मतलब होता है काइल। क्या कहलाता है? काइल कहलाता है। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, तो अनपच पदार्थ क्या होता है? काइल होता है, और काइल के माध्यम से बड़ी आंत क्या कर देती है? उस चीज को निकाल देती है। अब वृक्क की बात करते हैं, जो मेन आज हम लोग को पढ़ना है, जिस चीज को समझना है, उसकी हम चर्चा करते हैं। वृक्क, किडनी। किडनी जो होती है, या वृक्क से पहले हम लोग यकृत की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, समझिएगा थोड़ा सा। यकृत, यकृत क्या चीज का उत्सर्जन करता है? यकृत क्या चीज को निकालता है? देखो, लीवर जो होता है, एमोनिया को यूरिन में चेंज करता है। एक चीज याद रखना, हमारे शरीर में जब हम पानी पीते हैं तो पानी पीने के बाद तरह तरह की क्रियाएं होती है, और वो पानी आगे चलकर जो भी चीज होती है वो एमोनिया में चेंज हो जाती है। किसमें चेंज हो जाती है? एमोनिया में चेंज हो जाती है, ठीक है। अब पढ़ेंगे एमोनिया कहाँ जनरेट होती है, एमोनिया का सांद्रण या कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर होता है, एक चीज को समझेंगे। लेकिन एक चीज समझना एमोनिया के बारे में, एमोनिया जो होती है हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, बहुत ज्यादा हानिकारक। अब एमोनिया के बारे में आगे चलकर बात करते हैं। तो एमोनिया को यकृत जो है यूरिन में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है? तो लिखिएगा आप लोग, एमोनिया को, एमोनिया को किसको? एमोनिया को यूरिया में बदल देता है।
किसमें बदल देता है? यूरिया में। और यूरिया में बदल कर किसके पास निष्कासन कर देता है? तो ये किसको भेज देता है? तो वृक्क को भेज देता है। किसको भेज देता है? तो वृक्क को भेज देता है। किसको भेज दिया बालक? वृक्क को भेज दिया। तो समझो हमारा शरीर जो है बहुत ही खतरनाक तरीका का अम्ल को बनाता है, जिसे हम एमोनिया अम्ल कहते हैं। एमोनिया अम्ल हमारे शरीर में बनता है और वो एमोनिया अम्ल यकृत क्या करता है? हमारे शरीर को ज्यादा हानि ना पहुंचे उसे यूरिया में कन्वर्ट करता है। यूरिया भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन उतना हानिकारक नहीं है जितना एमोनिया है, कम सा है। ठीक है, अब देखो चलो हम लोग देखते हैं क्या है यूरिया। अब वृक्क, अब आगे चलते हैं किडनी। किडनी क्या करता है? वृक्क जो करता है, यूरिया जो उसके पास आया, यूरिया को वो मूत्राशय में भेज देता है और हम मूत्र मार्ग के द्वारा उसको क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। लेकिन एक चीज समझना, यूरिया जो होती है कुछ देर के बाद, जैसे हम उस चीज का यूरिया का निष्कासन कर दिए, अपने मूत्र मार्ग के द्वारा हम यूरिया का क्या कर दिए? निष्कासन कर दिए। जब निष्कासन करते हैं तो निष्कासन करने के बाद इस चीज को याद रखना, 1 या 2 घंटे के बाद या आधा घंटे के बाद, एक्चुअली इमेजिन करते होंगे अगर कोई बाथरूम घर में जाता है तो पानी वगैरह नहीं मारता है। पानी जब नहीं मारता है तो पानी मारने के बाद देखते होंगे वो अजीब तरह का स्मेल करने लगता है। आखिर वो स्मेल क्यों करता है? एक चीज याद रखना, हम यूरिया का निष्कासन करते हैं, लीवर जो है हमारा, जो यकृत हमारा, एमोनिया को किसमें चेंज कर दिया? वृक्क में चेंज कर दिया। ठीक है बालक, एमोनिया को यूरिया में चेंज किया और उसको किसके पास भेज दिया? वृक्क के पास। वृक्क जो है यूरिया को मूत्राशय में भेजा, मूत्राशय से हम लोग मूत्र मार्ग के द्वारा उसको निकाल दिए। मूत्र मार्ग के द्वारा जब उसको हम निकाल देते हैं तो यूरिया जो है 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटे के बाद एमोनिया में फिर से चेंज हो जाता है और एमोनिया धीरे धीरे गंध करने लगता है और वही एमोनिया जो है धीरे धीरे गंध करने लगता है। तो होता है घर सब में, आप देखे होंगे थोड़ा देर कोई बाथरूम गया, बाथरूम जाके टॉयलेट गया, टॉयलेट करने के बाद वो पानी नहीं मारता है तो एक्चुअली महक आने लगता है, गंध आने लगता है। तो वो गंध इसी रीजन से आता है कि हमारा यूरिया जो है एमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और वो एमोनिया जो है कुछ देर बाद क्या हो जाता है? गंध आने लगता है। एक्चुअली आप देखे होंगे कभी कभी स्टेशन के पास से दीवार पर देखते हो, दीवार के पास लोग जो है मार टॉयलेट कर रहा है, घूम के घींच के दे रहा है इधर। तो मतलब क्या है? वो क्या कर रहा है? यूरिया अपना निकाल रहा है और 1-2 घंटे के बाद एमोनिया। तो चल आप जब भी स्टेशन के बगल से गुजरते होंगे या किसी दीवार के बगल से गुजरते होंगे जहां पर सिर्फ टॉयलेट किया जाता है, वहां पर देखते होंगे बहुत ही गंदा स्मेल आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि वो यूरिया जो है हमारा एमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और एक्चुअल में वो इतना हानिकारक होता है कि किसी दिन बाद वो ज्यादा अगर उस पर किसी दीवार पर लगातार टॉयलेट किया जाए तो वो दीवार को भी गिरा सकता है। ये इतना खतरनाक एमोनिया होता है। ठीक है, तब चलिए अब समझिएगा, आगे चलिएगा, थोड़ा सा आगे समझने का प्रयास करिए। जैसे हम मिटा रहे हैं, आप लोग आशा करते हैं नोट डाउन कर लिए होंगे। जब मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बालक हम यहाँ पढ़ते हैं कि अब लास्ट काम किसका था? वृक्क का था। हमने वृक्क को लिखा नहीं था, वृक्क को आप लोग लिख लीजिए। वृक्क क्या करता है? यूरिया का निष्कासन, यूरिया का निष्कासन करता है। यूरिया का निष्कासन जो है किससे करता है? मूत्राशय के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है? तो मूत्राशय के द्वारा करता है या मूत्र मार्ग के द्वारा करता है। मूत्राशय में जाके जमा होता है, मूत्राशय से मूत्र मार्ग के द्वारा हम उसको क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। तो आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में एकदम बढ़िया तरीके से आया होगा। अब चलिए, अब जो हम मेन अपना काम पे आते हैं, उस मेन काम पे समझने का प्रयास करते हैं और हम लोग सीखेंगे आज वृक्क के बारे में। इसी वृक्क के बारे में जो आपको दिख रहा है, इस वृक्क के बारे में हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं वृक्क के बारे में। आज विशेष तौर पर समझने का ज्यादा फोकस करना है और समझने के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये वृक्क है हमारा। ठीक है, वृक्क की बात करें तो वृक्क हमारे शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। वृक्क की बात कर रहे हैं हम लोग, वृक्क हमारे शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। अच्छा ठीक है, अगर हम वृक्क की बात करते हैं तो देखिएगा, वृक्क का जो पहला आगे वाला भाग होता है उसको प्रांतस्थ भाग कहते हैं। प्रांतस्थ भाग, वृक्क का जो अगला भाग होता है, जो सबसे आगे यहाँ पर जो आपको ये भाग दिख रहा है, इस भाग को हम लोग प्रांतस्थ भाग कहते हैं, जिसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं।
अंग्रेजी में इसे कॉर्टेक्स कहा जाता है, और आप लोग हिंदी में भी कॉर्टेक्स कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉर्टेक्स कहा जाता है। अगला भाग यहाँ पर मैंने बनाया है ये किडनी का, तो ये क्या कहलाता है, प्रांतस्थ भाग कहलाता है। प्रांतस्थ भाग को हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। और अंदर वाला भाग जो आपको ये दिख रहा है, अंदर वाले भाग को हम लोग मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। तो अंतस्थ भाग को मेडुला, अंत वाले भाग तो अंतस्थ, एम मिडिल वाले, बीच वाला भाग जो आपको दिख रहा है वो अंतस्थ भाग है। अंतस्थ भाग को हम लोग क्या कहते हैं, मेडुला। मेडुला, तो मेडुला का पहला अक्षर एम और मिडिल का पहला अक्षर एम, तो मिडिल, मिडिल मौ से, मेडुला मौ से, तो मेडुला और मिडिल आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा सबसे ये बाहर का भाग है इसको प्रांतस्थ भाग कहते हैं, और अंदर का जो भाग है इसको आंतस्थ भाग कहते हैं। बीच वाले भाग, ये जो अंतस्थ भाग है, इसको हम लोग अंग्रेजी में मेडुला और इसको कॉर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बालक, कॉर्टेक्स कहा जाता है। तो अभी बताते हैं कि चीज को समझने का प्रयास आप लोग भी करिएगा और देखने का भी प्रयास करिएगा। देखिए, किडनी के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, और वृक्क को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं बालक, वृक्क को अंग्रेजी में हम लोग किडनी कहते हैं, और उर्दू में इसे हम लोग गुर्दा कहते हैं। क्या कहते हैं, गुर्दा कहा जाता है। तो वृक्क, किडनी और गुर्दा पे बात करते हैं, तो ये हमारे शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। क्या है, हमारे शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग। और आप लोग के सवाल, आप लोग के एग्जाम में लगभग बार ये सवाल पूछा गया है कि हमारे शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा होता है। तो सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग जो हमारा कौन होता है, गुर्दा होता है। कौन सा होता है, गुर्दा होता है, ठीक है। अच्छा, रक्त, अच्छा एक भैया एक चीज बताइए, ये जो गुर्दा है, गुर्दा का काम क्या है। गुर्दा का काम है रक्त को छानना। रक्त का क्या करना है, छानना होता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो रक्त का छानना मतलब क्या भैया, रक्त को छानना, रक्त को छानना, रक्त को छानना। अब बहुत कोई बोलता है क्या, रक्त को प्यूरिफाई करता है, रक्त को साफ करता है। अरे नहीं, गलत। अरे बात पागल लोग, हम लोग कल पिछले ही क्लास में, हम लोग ज्यादा नहीं, पिछले ही क्लास में, मतलब पिछले का पिछला जो हम लोग यकृत वगैरह को समझ रहे थे, यकृत वगैरह समझने का प्रयास कर रहे थे, तो उसमें हमने क्या समझा था, उसमें हमने ये समझा था कि लीवर का काम है ब्लड को साफ करना, जैसा कि हमने हृदय में समझा था। लीवर का काम है, यकृत का काम है ब्लड को साफ करना। जी भैया, रक्त को छानना वृक्क का काम है, यहाँ आप क्या कह रहे हैं, याद रखो, रक्त को छानना का मतलब ये होता है कि रक्त में से जो भी विटामिन है, पानी है, पानी, विटामिन, कैल्शियम, ग्लूकोज, सबको छानना। किसको छानना, इसका काम है। रक्त को शुद्धिकरण करना इसका काम नहीं है। किडनी का काम रक्त को शुद्धिकरण का काम नहीं है, इस चीज को समझना थोड़ा सा। शुद्धिकरण का काम इसका नहीं है, इसका काम है रक्त जो शुद्धिकरण, रक्त जो शुद्ध होकर रक्त आता है, उस रक्त में से छानकर, या जो भी रक्त अशुद्ध भी रहता है उस रक्त में से क्या करता है, विटामिन, कैल्शियम, पानी वगैरह को क्या कर लिया जाता है, छान लिया जाता है। तो रक्त का सबसे, रक्त के बारे में बताए तो रक्त क्या है, सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। उसके बाद बात करें तो रक्त को छानना इसका काम है, ठीक है। अच्छा, और भैया इसका काम क्या है, इसका काम है पेशाब का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, पेशाब का निर्माण करना, पेशाब का निर्माण करना। अच्छा ठीक है, इतना दूर तो समझ में आया। पेशाब का निर्माण करने के बाद बताइए इसका काम। पेशाब का निर्माण करने के बाद बात करें तो हमारे शरीर में अम्ल और क्षार को संतुलित करता है। अम्लीयता और क्षारीयता को, अम्लीयता और किसको, क्षारीयता। इसको क्या बोले मैंने ये बोला कि हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता को क्या करता है, नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है, अम्लीयता और क्षारीयता को नियंत्रित करता है, ठीक है। नियंत्रण करना मतलब ना अम्ल ज्यादा मात्रा होने देना, ना क्षारीयता के गुण ज्यादा होने देना। तो हमारे शरीर में अम्लीयता के माध्यम को और क्षारीयता के माध्यम को क्या करता है, तैयार करता है। अच्छा, और बताइए भैया, जहर को निष्क्रिय करता है। सबसे, इसका सबसे प्रमुख काम अगर हम बताएं किडनी का, तो जहर को क्या करता है, निष्क्रिय करता है। जहर को निष्क्रिय करता है, निष्क्रिय करता है, समझो। निष्क्रिय मतलब इनएक्टिव। अरे एक चीज, अब एक्चुअल में सवाल देखिए क्या पूछा जाता है, अगर हम लोग जहर पीते हैं तो जहर एक्चुअली, जब कोई बंदा या कोई भी जहर पीता है तो जहर पीने के बाद क्या होता है, जहर पीने के बाद आदमी मर जाता है, सिंपल। अच्छा, मरने के बाद उसका पोस्टमार्टम होता है। सबसे पहले क्या देखा जाता है, बोलिएगा वृक्क, बोलिए वृक्क, नहीं वृक्क नहीं होता। सबसे पहले उसका लीवर को चेक किया जाता है। अच्छा,
ये तो निष्क्रिय कर रहा है, जहर को क्या करता है, खत्म, इनएक्टिव कर देता है। जो हल्का फुल्का जहर हम लोग मान लो खा लेता है कोई को, तो उसको इनएक्टिव कर दिया, उसको दबा दिया जाता है। लेकिन अगर ज्यादा कोई जहर खा लिया तो खत्म ही हो जाएगा। तो हमारा जहर नहीं, मतलब किसी का भी जहर नहीं, जहर जब हम खाते हैं तो जहर को खाने के बाद जो हमारा अंग जो है खराब होता है, वो अंग कौन सा होता है, तो याद रखना बालक, वो सबसे पहले अफेक्ट करता है जहर लीवर को, लीवरे को सबसे पहले डैमेज करता है जहर। सवाल पूछ सकता है कि मरने के मतलब जहर खाने के पश्चात सबसे पहले किस अंग को देखा जाता है, तो लीवर को देखा जाता है। लीवर अगर स्वस्थ है तो जहर को देख लिया जाएगा, लेकिन अगर लीवर खराब डैमेज कर दिया पूरे लीवर को तो बंदा मर गया। उसके बाद विरिक क्या करता है, जहर को खत्म, निष्क्रिय करता है। डैमेज निष्क्रिय मतलब इनएक्टिव, एक्टिव रहता है जहर, जहर को निष्क्रिय कर दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसकी संख्या की, वृक्क की संख्या की, तो संख्या बात करें तो इसकी संख्या क्या है, इसकी संख्या 2 है। कितना ही बालक, इसकी संख्या 2 है भैया। और इसकी वजन की अगर हम बात करते हैं तो इसका वजन लगभग 140 ग्राम। कितना है, 140 ग्राम। कुछ बड़ा बात नहीं है, इसको कोई दिमाग नहीं लगाना है। इसका वजन क्या, 140 ग्राम। इसकी संख्या क्या है, 2 है। अगर इसकी झिल्ली की बात करें तो ये इसका जो बाहरी झिल्ली, इसके जो आंतरिक झिल्ली या बाहरी झिल्ली जो भी बोलिए, वो झिल्ली जो है पेरिटोनियम से बना होता है। किससे बना होता है, पेरिटोनियम से बना होता है, पेरिटोनियम। बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है, इसके बाहरी झिल्ली को पेरिटोनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाहरी झिल्ली को, तो बाहरी झिल्ली को पेरिटोनियम कहा जाता है। अच्छा, किडनी का बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। किडनी का बाहरी भाग क्या कहलाता है बालक, किडनी का बाहरी भाग अगर हम बात करते हैं तो किडनी का जो बाहरी भाग है वो बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है। और अंदरी भाग या भीतरी भाग की बात करें या बीच वाला भाग, कौन सा भाग, बीच का भाग वो क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। तो बाहरी भाग कार्टेक्स, बीच का भाग मेडुला, बाहरी भाग कार्टेक्स, बीच का भाग मेडुला। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया है। अच्छा, ये भैया ये जो ई भाग है इसको क्या कहा जाता है, इसको हाइलम कहा जाता है। यहां से जो प्रवेश द्वार आप देख रहे हैं, ई वाला प्रवेश द्वार, ये जो प्रवेश करता है इसको हाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बालक, हाइलम कहा जाता है। तो यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा, इसका जो प्रवेश द्वार होता है, क्या होता है, प्रवेश द्वार, इस प्रवेश द्वार को हाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइलम कहा जाता है। हाइलम के पास याद रखना सबसे अधिक एमिनो अम्ल का सांद्रता रहता है, मैक्सिमम। यहां पर क्या, मैक्सिमम अमीनो अम्ल रहता है। कौन सा रहता है, अगर बात करते हैं हम लोग, एमोनिया होता है, एमोनिया अम्ल। यहाँ पर मैक्सिमम एमोनिया रहता है। अगर बात करते हैं तो 98 से 97% हाइलम के पास एमोनिया रहता है। तो एमोनिया का सांद्रता, सवाल पूछ सकता है आप लोग से, एमोनिया का सांद्रता सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो एमोनिया का सांद्रता सबसे पहले हाइलम के पास होता है। सबसे ज्यादा कहां पर होता है, हाइलम के पास होता है। हाइलम क्या है, तो वृक्क का प्रवेश द्वार है। वृक्क का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, हाइलम कहलाता है। तो फिर से एक बार रिवीजन करिए आप लोग, वृक्क क्या है, सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। रक्त का छानना का काम किसका है, वृक्क का है। अगर बात करते हैं पेशाब का निर्माण करना किसका, वृक्क का है। अम्लीयता या क्षारीयता को नियंत्रित कौन करता है, वृक्क करता है। जहर को निष्क्रिय कौन करता है, वृक्क करता है। अगर इसकी संख्या की बात करें तो इसकी संख्या 2 है। इसकी वजन की बात करें तो 140 ग्राम है। अगर इसकी झिल्ली को कहें तो झिल्ली को कहते हैं पेरिटोनियम। इसके बाहरी भाग को कार्टेक्स कहा जाता है और बिचली भाग को मेडुला कहा जाता है। और इसमें प्रवेश द्वार को हाइलम कहा जाता है और हाइलम के पास इसका मैक्सिमम अमाउंट में एमोनिया रहता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या रहती है, एमोनिया रहती है। क्या रहती है बालक, यहाँ पर सबसे ज्यादा एमोनिया रहती है। तो यहाँ तक आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज और, वृक्क का इकाई को क्या कहा जाता है, वृक्क का इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। समझना थोड़ा सा, नेफ्रॉन क्या होता है। जैसे लड्डू की बात करें तो लड्डू हम लोग ऐसे छोटा छोटा बुनिया से मिलकर लड्डू को गोल गोल, तो लड्डू का इकाई क्या हुआ, बुनिया हुआ। दीवाल खड़ा करते हैं, ईटा को जोड़कर खड़ा करते हैं, तो दीवाल का इकाई क्या हुआ, ईंट हुआ। तो ठीक उसी प्रकार नेफ्रॉन किससे बना है, सॉरी वृक्क किससे बना है, नेफ्रॉन से बना है।
तो वृक्क का इकाई कौन सा हुआ? नेफ्रॉन हुआ। जिस प्रकार बुनिया का इकाई, सॉरी, जिस प्रकार लड्डू का इकाई बुनिया, जिस प्रकार दीवार का इकाई ईंट, और उसी प्रकार वृक्क का इकाई क्या हो जाता है? नेफ्रॉन होता है। क्या होता है बालक? नेफ्रॉन होता है। ठीक है, तो यहां तक आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर हम बात करते हैं तो हमारे शरीर में करीबन करीबन 10 लाख नेफ्रॉन रहती है। कितनी रहती है? लमसम में 10 लाख। सोच लीजिए 10 लाख नेफ्रॉन यही लोग के शरीर में भगवान जी फिट करके चल दिए। तो सोच लीजिए हमारे शरीर में कितने नेफ्रॉन होती है? हमारे शरीर में 10 लाख नेफ्रॉन होती है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। हम इसे मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं और आगे समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए देखिए, समझिएगा थोड़ा सा। इसको हम मिटा दें और आगे बढ़ते हैं, मिटाने का प्रयास करते हैं। और चलिए समझिएगा। देखिए, अगर हम नेफ्रॉन की बात करते हैं, ठीक है बालक, तो नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन बहुत छोटा छोटा इकाई होता है, बहुत छोटा छोटा इकाई। 10 लाख है तो हमारा इतनी वो का किडनी में 10 लाख को फिट किया तो कहीं ना कहीं बहुत छोटा इकाई होगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को जब जूम करके देखा गया तो नेफ्रॉन की अगर हम बात करते हैं, नेफ्रॉन हमें कुछ इस प्रकार से नजर आया। समझिएगा थोड़ा सा, नेफ्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो नेफ्रॉन हमें कुछ इस प्रकार से नजर आया। हमें नेफ्रॉन हमें कुछ इस प्रकार से नजर आता है। अगर हम छोटी छोटी इकाई की बात कर रहे हैं, तो मैं पहले थोड़ा सा आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास करें। हाँ आइए, हम यहाँ पर क्या बोले, हम यहाँ पर कुछ नहीं किया, हम जूम किए हैं। किसको जूम किए हैं बालक? तो हम जूम किए हैं बालक इस चीज को, किसको? तो हम नेफ्रॉन को जूम किए। नेफ्रॉन को जूम करने के बाद उसका कुछ ढांचा इस प्रकार से नजर आया। इसका ढांचा कुछ क्या आया? इस प्रकार से नजर आया। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये ग्लोमेरुल्स है। क्या है? ग्लोमेरुल्स है। ग्लोमेरुल्स के बाद अगर हम बात करते हैं, इसका जो जगह है ये वाला, इसको बोमेन संपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोमेन संपुट कहा जाता है। ए भैया, ये सब है क्या? इस सब का काम क्या है? एक एक करके एक एक का काम बता दीजिए, बस इसके बाद हम लोग इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, आइए समझिएगा। अगर हम आप लोग की किताब की अगर हम बात करते हैं तो किताब में बहुत ही लंबा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन ये फलना फुलना कुछ नहीं पूछता है। फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन जो भी है नहीं पूछता है। आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा ग्लोमेरुल्स के बारे में। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसके बाहर अगर आ गया तो फिर आप बोलिए भाई कुछ चीज को। जितना मैं पढ़ा दूं उससे बाहर एक भी नहीं आएगा, ये गारंटी है, ये लिखित है। ठीक है, एक भी चीज बाहर नहीं जाने देंगे बायोलॉजी से। बस खाली आप लोग एक चीज को पढ़ते जाइए, समझते जाइए। ठीक है, ग्लोमेरुल्स की बात करते हैं। देखिए ग्लोमेरुल्स क्या करता है। ग्लोमेरुल्स की बात करते हैं तो ग्लोमेरुल्स जो है फिल्ट्रेशन करता है। ए भैया, छानता है। क्या करता है? छानता है। इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। अच्छा, छानता है मतलब हम वृक्क की बात किए थे तुम लोग के सामने। हाँ किए थे। वृक्क क्या करता है? छानने का, रक्त को छानने का प्रयास करता है। अच्छा हाँ भैया, आप तो बात किए थे। ये क्या करता है? रक्त को छानता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करने का मतलब रक्त इसके पास जैसे संपर्क में आता है, रक्त आया, ब्लड इसके संपर्क में आया, रक्त के पास विटामिन कैल्शियम पानी जो रहता है छान लेता है। आया रक्त आ रहा, ए चल 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 चल, रक्त लिया, रक्त से विटामिन ले लिया, कैल्शियम ले लिया, ब्लड ले लिया, रक्त को बोला अब जाओ तुम, हो गया तुम्हारा काम। तो रक्त से क्या क्या ले लिया? विटामिन ले लिया, कैल्शियम ले लिया, पानी ले लिया, जो भी चीज हो गया वो सब छान लिया। ठीक है, तो ये ग्लोमेरुल्स क्या करता है? रक्त से कणों को छानता है। क्या करता है? रक्त से कणों को छानता है। रक्त से कणों को छानता है।
और रक्त से कणों को कौन छानता है? तो रक्त से कणों को ग्लोमेरुल्स छानता है। कौन छानता है बालक? ग्लोमेरुल्स छानता है। अच्छा भैया, यहां तक तो समझ में आया। मतलब रक्त में जो भी विटामिन हो, कैल्शियम हो, पानी हो, सबको छानने का काम कौन करता है? ग्लोमेरुल्स करता है। ठीक है। और अगर बात करें भैया, तो जो भी हमारे पास रक्त आया, यहाँ पर तो शुद्ध रक्त आता है, तो शुद्ध रक्त को क्या कर देता है? बोलता है वापस जाइए आप, शुद्ध रक्त को वापस। मतलब ये अपना काम से सिर्फ मतलब रखता है, ये अपना काम से, दुनियादारी इसको मतलब नहीं, अपना काम में मगन है, एकदम फिट है। जिस दिन दुनियादारी से आप हटाइएगा मत, अपने काम पे मन लगाइएगा, संलग्न हो जाइएगा, जिंदगी आगे बढ़ जाएगा। बस ग्लोमेरुल्स की तरह जिंदगी रखिए, अपने काम से मतलब रखिए, अपने काम को आगे बढ़ाइए, अपने काम को अंजाम देखिए, दुनिया कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। ठीक है, अपने काम पर अंजाम दीजिए। ग्लोमेरुल्स बनने का प्रयास करिए। ग्लोमेरुल्स सिर्फ अपना काम देखता है। ब्लड, शुद्ध ब्लड उसके पास जैसे आया, टोटल चीज छान लिया, हो गया, बस आगे भेज दिया, हो गया, बात खत्म। ठीक है। तो लोग कहते हैं कि लोग सिर्फ आपकी तरक्कियां देखेंगे, पैरों पे पड़े छाले को नहीं देखेंगे। तो पैरों पे पड़े जो छाले होते हैं उसको कोई देखने वाला नहीं होता है। अगर आप तरक्की करिएगा, सिर्फ वही देखेगा, आपके पीछे ताली बजेगा, अरे वाह बहुत लड़का काम कर गया। अभी आप मेहनत मत करिए ना, देखिए आपको 100 गाली सुनने मिल जाएगा। लेकिन वही अब बिना मेहनत के आगे बढ़े, बहुत मेहनत करता था लड़का। बस वही बात है। तो शुद्ध रक्त को वापस कौन कर देता है? ग्लोमेरुल्स करता है। शुद्ध रक्त से रक्त को कणों को छान लेता है, और छानने को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ने के बाद आगे देखते हैं, और आगे बढ़ने से आगे सीखा जाए। ठीक है, और आगे एक चीज को और देखेंगे हम लोग, आगे एक चीज को और समझेंगे, फिर देखते हैं क्या है क्या नहीं। ठीक है बालक, तो समझिए थोड़ा सा। शुद्ध रक्त को वापस कौन कर देता है? ग्लोमेरुल शुद्ध रक्त को वापस कर देता है। अच्छा ठीक है, अब ग्लोमेरुल्स के बाद, ग्लोमेरुल्स को छान के बोमेन संपुट के पास क्या कर देता है? भेज देता है। तो शुद्ध रक्त से जो कण को छाना, तो कण को छानने के बाद किसको भेज दिया? बोमेन। किसको भेजा? बोमेन संपुट को भेज दिया। बोमेन संपुट को भेज दिया। ये जो है ग्लोमेरुल्स बौका, हर एक चीज को छान के भेज देता है। जितना भी चीज आया उसको छान के भेज दिया, जितना भी चीज आया उसको छान के, जितना भी चीज आया उसको छान के भेज दिया। लेकिन बोमेन संपुट की बात करें, देखिएगा आप लोग थोड़ा सा, बोमेन संपुट की अगर हम बात करते हैं, तो बोमेन संपुट क्या करता है? बोमेन संपुट जो है, जो भी चीज वो छाना, जैसे विटामिन, कैल्शियम, अन्यथा चीज, वो सिर्फ जल को अपने पास रख लेता है। बोमेन संपुट की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? बोमेन संपुट। जो भी चीज को छाना, वो छानने के बाद क्या करता है? वो जो भी चीज छाना, जैसे जल को सिर्फ अपने पास रखता है। किसको अपने पास रखता है? तो सिर्फ और सिर्फ जल को अपने पास रखता है। ठीक है, तो आवश्यक पदार्थ को वो क्या कर लेता है? फिर से पुनः अवशोषण कर लेता है। आवश्यक पदार्थ को, किसको? आवश्यक पदार्थ को, किसको? आवश्यक पदार्थ को पुनः अवशोषण कर लेता है। पुनः क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। मतलब क्या बालक, समझ में आ रहा है कुछ क्या कहे? यहां से सब चीज को वापस ले लिया, और उसमें से जो जरूरी चीज होता है, जरूरी चीज जैसे जल, जल को क्या कर लिया? खींच लिया। और जल को खींचने के बाद, जल को खींचने के बाद, वो जो आवश्यक चीज था जल को खींच लिया। जल को खींचने के बाद समझना क्या करता है? जल को खींचने के बाद यूरिया को अलग कर देता है। यूरिया को क्या कर लेता है? यूरिया को अलग कर देता है। यूरिया को क्या कर देता है बालक? यूरिया को अलग कर देता है। और यूरिया को अलग करने के बाद डायलिसिस कर देता है। क्या कर देता है? डायलिसिस कर देता है। भैया डायलिसिस का मतलब क्या होता है? डायलिसिस का मतलब उसको छान के उसको भेज देता है। तो बोमेन संपुट, ग्लोमेरुल्स, ग्लोमेरुल्स रक्त से कण को छान लिया, रक्त से कण को छानने के बोमेन संपुट को भेजा। बोमेन संपुट जो है, जो आवश्यक पदार्थ था उसका शोषण कर लिया, जैसे पानी का, पानी से पानी का जो भी चीज हुआ उसको कर लिया। पानी जैसे आगे बढ़ा, पानी जो है यूरिया अमीनो अम्ल में चेंज हो गया। वो अमीनो अम्ल को यूरिया से अलग कर देता है। अमीनो अम्ल जो भी यकृत जो है, जो भी यूरिया हमारे शरीर में भेजा, यकृत क्या करता है? अमीनो अम्ल को, पानी को अमीनो अम्ल, पानी जो है हमारा अमीनो अम्ल में चेंज हो जाता है। अमीनो अम्ल में चेंज होता है। अमीनो अम्ल से यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है? यकृत करता है। और यकृत के बाद अगर हम बात करते हैं, तो यकृत हम लोग को किडनी के पास ग्लोमेरुल्स से, ग्लोमेरुल्स क्या करता है? ये हमारे शरीर से यूरिया को खींच लेता है, विटामिन को खींचा, कैल्शियम को, सभी चीज को खींच लेता है ग्लोमेरुल्स।
ग्लोमेरुलस जब खींच लेता है तो बोमेन संपुट को भेज दिया, बोमेन संपुट हर एक चीज को वापस कर दिया, बोलता है बौका सब चीज को कहा है ले लिया, भेज इसको वापस, तो उसको भेज दिया फिर से, और जो यूरिया रहता है उसको ले लेता है, यूरिया को अलग कर देता है, यूरिया को क्या कर देता है, डायलिसिस कर देता है, क्या कर देता है, यूरिया को डायलिसिस कर देता है। ठीक है, यूरिया को डायलिसिस करने के बाद बोमेन संपुट जो है नेफ्रॉन को भेज देता है, किसको भेज देता है, नेफ्रॉन को भेज देता है। नेफ्रॉन जो है यूरिया का निर्माण कर देता है, क्या कर देता है, यूरिया का निर्माण कर देता है, यूरिया का निष्कासन कर देता है, क्या कर देता है, यूरिया का निष्कासन कर देता है, किसके माध्यम से, तो पेशाब के माध्यम से हम लोग उसका निष्कासन कर देते हैं। तो ग्लोमेरुल्स, ग्लोमेरुल्स के बाद बोमेन संपुट, बोमेन संपुट के बाद नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो है यूरिया का क्या कर देता है, निष्कासन कर देता है मूत्र मार्ग के द्वारा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी आप लोगों को समझने में, कोई दिक्कत आप लोगों को समझने में यहां तक नहीं होना चाहिए। तो यहां तक आप लोग आशा करते हैं अच्छे से समझे होंगे एक एक चीज को, और एक एक चीज को समझने का भी प्रयास आप लोग करते रहिए। अच्छा, अगर हम बात करते हैं मूत्र की बनावट की, आइए थोड़ा सा समझिएगा एक एक चीज को, मूत्र की बनावट को समझिएगा, और इसको हम रब करते हैं, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। मूत्र की बनावट को समझिएगा। अगर हम बात करते हैं तो हमारा मूत्र जो है जल, यूरिया और नमक से मिलकर बनता है। मूत्र की बनावट की बात कर रहे हैं हम लोग, और मूत्र की बनावट को समझिएगा। मूत्र की बनावट, अगर हम मूत्र की बनावट की बात करें तो मूत्र की बनावट हमारे शरीर में जल से, यूरिया से और NaCl से मिलकर बनता है। किससे किससे, NaCl मतलब नमक, जल से, यूरिया से, नमक से। और अगर हम बात करते हैं तो इसमें कितना, 80 से 90% जो होता है प्रोटीन होता है। 80 से 90% क्या होती है इसमें, 80 से 90% इसमें प्रोटीन होती है। अच्छा, और उसके बाद बात करें तो जल कितना होता है, जल इसमें 96% होता है। मूत्र में कितना प्रतिशत जल होता है, 96% जल होता है, और 4% जो होता है वो सॉलिड होता है। सॉलिड का मतलब क्या होता है, ठोस, क्या पाया जाता है, ठोस पाया जाता है। और इस ठोस में, ठोस कण में अगर हम बात करते हैं तो यूरिया जो होती है हमारे शरीर में 2% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 2% हमारे शरीर में यूरिया पाई जाती है। अच्छा, और बताइए भैया, और सुनो, रक्त में जो है, अगर हम पूरी बात करते हैं रक्त में, रक्त में 100 ml रक्त में, 100 मिलीलीटर, 100 ml रक्त में 2 ग्राम से 3 ग्राम हमारे शरीर में, 2 ग्राम से 3 मिलीग्राम, सॉरी 2 मिलीग्राम से 2 mg से 3 mg यूरिया हमारे रक्त में पाई जाती है। कितनी यूरिया, 2 mg से 3 mg यूरिया हमारे शरीर में पाई जाती है। ठीक है, और भैया एक चीज याद है, हमारा जो शरीर है, हम लोग जो मूत्र का निष्कासन करते हैं, मूत्र का रंग क्या होता है, मूत्र का रंग जो होता है पीला होता है। मूत्र का रंग क्या होता है, पीला होता है। अच्छा ठीक है, तो मूत्र का रंग जो पीला होता है भैया किसके कारण होता है, तो याद रखना यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। और भैया बाथरूम जब करते हैं वो पीला होता है, पीला जो होता है वो बिलीरुबिन के कारण होता है, इस चीज को भी रख लेना। अगर हम बात करते हैं लैट्रिन की, तो लैट्रिन का रंग जो होता है पीला होता है, वो पीला, और ये भी पीला, मूत्र का रंग भी पीला और लैट्रिन का रंग भी पीला। तो लैट्रिन का रंग जो पीला होता है वो बिलीरुबिन के कारण होता है, बिलीरुबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, बिलीरुबिन के कारण होता है। इसे लिख लेना बस याद करने के लिए। तो लैट्रिन का रंग हमारा क्या होता है, पीला होता है, और मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। अच्छा, तो यहां तक आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, और अगर थोड़ा सा आप लोगों के सामने बात करते हैं तो आगे देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। हमारे ब्रिक में खाली समझना है, ब्रिक में परेशानी होती है, जैसे किडनी में स्टोन हो गया, लगभग सुने किडनी में स्टोन हो जाता है। तो किडनी में जो स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होता है। कैल्शियम जो स्टोन होता है उसको क्या कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट कहा जाता है। तो किडनी में जो स्टोन होता है उसको क्या कहा जाता है बालक, तो कैल्शियम ऑक्सलेट कहा जाता है। तो पहला बीमारी किडनी में स्टोन का हो जाना, तो कैल्शियम ऑक्सलेट कहा जाता है। अच्छा, तो अक्सर देखते होंगे एक किडनी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो जब एक किडनी खराब हो जाता है तो बंदा दूसरे किडनी से जीवित रह सकता है, लेकिन दोनों किडनी खराब हो जाए तो क्या होगा, खत्म। दोनों किडनी के बाद कोई चांसेस नहीं है। दोनों किडनी के बाद इसलिए चांसेस नहीं है कि मूत्र का, यूरिया का निर्माण ही नहीं होगा, और यूरिया का निर्माण नहीं होगा या यूरिया जो भी हमारे शरीर में बन रहा है उसका निष्कासन करने का क्षमता नहीं रहेगा, तो हमारे शरीर में पानी भर जाएगा, धीरे धीरे मौत हो जाएगा।
तो डायलिसिस पर जिंदा रहता है लोग, हीमोडायलिसिस करते हैं, हमारा अगला टॉपिक है उसको समझेंगे आगे। तो दोनों खत्म हो गया, तो खत्म, एक जीवित है तो बच सकता है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी में स्टोन, ठीक है। तो तरह तरह की बीमारी होती है, और किडनी जैसे देखिएगा लगातार पेशाब होना, लगातार क्या चीज का, लगातार पेशाब होना। तो लगातार पेशाब होना क्या चीज का रीजन है, जिसको मधुमेह रोग होता है, जिसको डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज पेशेंट अक्सर पेशाब जाता है। तो अक्सर पेशाब क्यों करता है, क्योंकि उसके शरीर में पेशाब का यूरिया का निर्माण ज्यादा होने लगता है और यूरिया का निष्कासन वो ज्यादा करने लगता है। तो डायबिटीज पेशेंट को पेशाब ज्यादा होता है, और उसका पेशाब बहुत ज्यादा गंध भी देता है। किसी किसी का पेशाब क्या होता है, गंध ज्यादा देता है, तो गंध का भी देना, तो ये भी एक बीमारी होता है। और बात करते हैं गठिया रोग। भैया गठिया रोग तो होता है हड्डी, गठिया रोग की बात करते हैं तो गठिया रोग जो होता है हड्डी ऐठन का। तो हड्डी को वृक्क से क्या संबंधित है, समझो थोड़ा सा। एक बुढ़वा सबको देखा होगा, बहुत बूढ़ा बुजुर्ग सब देखा होगा, अरे मैया के बाप रे बाप करके बैठता, दर्द दे रहा, ये वो, मतलब बहुत कष्ट होता है। हमारा शरीर जो जोड़ होता है, हड्डी होता है, हमारे जोड़ में ग्रीस पाया जाता है। जैसे ग्रीस क्या करता है, चू चा लोहा सबको करने से बचाता है। तो ठीक हमारे शरीर में हड्डी के बीच सल्फोनिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सॉरी सल्फोनिक बोले, सिनोवियल द्रव पाया जाता है। सिनोवियल नाम का द्रव पाया जाता है। सिनोवियल, सिनोवियल, सिर्फ नाम समझना है, थोड़ा सा याद रखना है। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो हम जो बोल रहे हैं उसको लिखिएगा। हमारे हड्डी में जो गठिया रोग होता है, गठिया रोग भी वृक्क के कारण होता है, किडनी के कारण। आप लोग टिक मार, गठिया रोग किसके कारण होता है, हड्डी के कारण। हड्डी में नहीं, गठिया रोग जो होता है वृक्क के कारण होता है। वृक्क के कारण कैसे होता है, इस चीज को समझो थोड़ा सा। बुढ़वा बैठ में बड़ा दर्द दे रहा है, बुरा दर्द, मतलब काहे दर्द देता है, ये समझो थोड़ा सा। तो हमारे जो हड्डी होती है, हड्डी में सिनोवियल द्रव पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सिनोवियल द्रव पाई जाती है। सिनोवियल द्रव से ज्यादा हमारे हड्डी में यूरिक अम्ल ज्यादा हो जाता है, यूरिया की मात्रा ज्यादा हो जाती है। सिनोवियल द्रव को हटा, सिनोवियल द्रव से ज्यादा हमारे हड्डी में किसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो यूरिया की मात्रा, यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और जब यूरिक अम्ल की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा हो जाती है तो गजब का ऐठन दर्द, पूरा दर्द हमारे शरीर में होता है। क्यों, और हमारा शरीर कड़कड़ कड़कड़, हड्डी उड्डी दर्द देता है। काहे दर्द देता है, यही रीजन है हड्डी दर्द देने का, जिसको हम गठिया रोग कहते हैं। गठिया रोग क्या होता है, सिनोवियल द्रव के जगह पर यूरिक अम्ल हमारे हड्डी में डेवलप हो जाता है, जिसके कारण ये होता है। तो आशा करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, बड़ी बेहतर तरीके से आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आया तो जरूर से जरूर कमेंट करें, नहीं भी आया तो भी कमेंट करें। अपने साथ पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मस्त होकर पढ़िए, हंस के पढ़िए, खुश होकर पढ़िए, क्योंकि इसी का नाम जिंदगी है, हंसना खेलना लगा है। जिंदगी जीते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और यहीं पर आज के हम अपने क्लास को रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।